देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहु सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहु सुखारे। जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं और बीजगणित में हम लोगों ने समुच्चय सिद्धांत पढ़ना शुरू किया है। समुच्चय सिद्धांत में अभी तक मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था मैंने आपको समझा दिया है। जितने भी फार्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो आज की क्लास से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी क्लास से जुड़ जाएं। पहला काम आपको करना है, क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में या तो उनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। आप क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ आंसर भी देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि ये रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा ऑप्शन है ये एकल समुच्चय होगा। तीसरा ऑप्शन है ये सीमित समुच्चय होगा। और डी ऑप्शन है आपका कि परिभाषित नहीं है, मतलब वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय। चार ऑप्शन है, रिक्त, एकल, सीमित या परिभाषित नहीं। तो जब मैंने सेट थ्योरी पढ़ाना शुरू किया था, मैंने पहली क्लास में समुच्चय की परिभाषा दी थी और मैंने कहा था कि समुच्चय एक ऐसा स्टेटमेंट होगा, एक ऐसा कथन होगा जिसके लिए सबका उत्तर, सबका आंसर एक होना चाहिए। मतलब ऐसी एक थ्योरी हो जिसके लिए सबका माइंड जो है वो सेट हो, यानी सब लोग एक ही आंसर दें, उसे हम लोग बोलते हैं सेट थ्योरी, यानी समुच्चय उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो समुच्चय का मैंने आपको परिभाषा दिया था। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय। अब एक क्लास है, मान लीजिए उस क्लास में कुल 50 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, उन 50 बच्चों में कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होंगे, कुछ बच्चे कमज़ोर होंगे, कुछ बच्चे औसत होंगे, एवरेज होंगे। ना उनको आप तेज कह सकते हैं ना उनको आप कमज़ोर कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इस क्लास में कितने बुद्धिमान बच्चे हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई 30 हैं। किसी और से पूछा जाएगा तो कह सकता है कि 35 हैं। किसी और से पूछा जाएगा तो कह सकता है कि 20 हैं। मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसके लिए सबका सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, मतलब एक आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपको समुच्चय दिया गया है ये ना तो रिक्त होगा, ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा बुद्धिमान ना हो, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बुद्धिमान ना हो। एकल, एकल का मतलब होता है कि केवल एक बच्चे की बात की जाए, कह दिया जाए कि 50 बच्चों में केवल एक बच्चा बुद्धिमान हो। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। सीमित की बात करें, सीमित का मतलब है कि फाइनाइट सेट, मतलब कुल अवयवों की संख्या आपको पता है कि इतने अवयव हैं। ठीक है, मतलब ये है, कुल मिला के बात इतनी है कि बुद्धिमान विद्यार्थियों की बात की जा रही है तो कोई फिक्स आंसर नहीं दे सकता है, सबके आंसर अलग अलग होंगे। मतलब ये है कि जो आपका आंसर है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है। तो ये जो एक कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों का समुच्चय है वो समुच्चय होगा ही नहीं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, हर क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूँगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको आंसर कैसे सोचना है। ठीक है, चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब आप देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका, लिखा है x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है ना। और यहाँ पर लिखा है कि x² - 1 = 0। ये पहला आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है। दूसरा ऑप्शन आपका है कि x सच दैट एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, और यहाँ लिखा है x² + 1 = 0। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका है, कह रहा है कि x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, और इसमें दे रहा है कि x² - 9 = 0। ठीक, और डी ऑप्शन आपका है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त है। ठीक, पहला है कि x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है और x² - 1 = 0 है। दूसरे में x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, x² + 1 = 0 है। तीसरा है कि x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, x² - 9 = 0 है। ठीक है, रिक्त का मतलब है कि पूरा समुच्चय आपका खाली हो, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो पहले वाले को अगर आप सॉल्व करते हैं, यहाँ मैं किनारे कर रहा हूँ, x² - 1 = 0 है। अगर मैं सॉल्व करूँ तो x² = 1 आएगा और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी +-1। मतलब इस समुच्चय में जो एलिमेंट होंगे वो -1 और 1 होंगे। ठीक है, इस समुच्चय में जो एलिमेंट होंगे वो -1 और 1 होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये समुच्चय तो खाली नहीं है, ये समुच्चय खाली नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर ये नहीं होगा। ठीक, दूसरे वाले की बात करते हैं। ये लिखा है कि x सच दैट ये कि वास्तविक संख्या, वास्तविक का मतलब होता है कि ऐसा नंबर होगा जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल वाले भी हो सकते हैं, मतलब सभी प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसमें सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं, दशमलव वाले भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी x क्या है, एक वास्तविक संख्या है और कंडीशन क्या दिया है, x² + 1 = कितना, 0। आप यहाँ से जब शिफ्ट करोगे तो x² = क्या आएगा, -1 आएगा, और जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का आप जब स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का जब आप वर्ग करते हो तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं देगा। जैसे आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा। मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करने के बाद कभी भी हमें नेगेटिव नहीं मिलता है। मतलब ये जो कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी। मतलब ये है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x² = -1 आ रहा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन और दिया है उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आ गई है x² = -1, और ये संभव ही नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तीसरे वाले की जब आप बात करोगे तो x² क्या लिखा है, x² - 9 = 0। यहाँ से आप करोगे तो x² = 9 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू आएगी +-3, +-3। 9 का वर्गमूल क्या होगा, +-3 आ जाएगा। तो इस वाले सेट में भी एलिमेंट होंगे कौन से, एक एलिमेंट होगा आपका -3 और एक एलिमेंट होगा आपका 3। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्योंकि ये कंडीशन आपको मिली थी और ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी। मतलब ये संभव ही नहीं है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो हमें नेगेटिव मिले। तो ये वाला समुच्चय रिक्त होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप नोट करते हुए चलें, साथ ही साथ आपको आंसर भी देते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है। कह रहा है कि एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय A बराबर क्या लिखा है, लिखा है कि x सच दैट x
बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2x बराबर 6, ठीक है। ये आपको दिया गया है, ठीक। और कह रहा है कि बताइए कि ये किसके बराबर है, ठीक है। पूछ रहा है आपसे कि ये बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 5, 5 मतलब रिक्त समुच्चय। दूसरा ऑप्शन है 14, 3, 4। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3 और चौथा ऑप्शन है डी आपके पास 4, ठीक है। तो ये एक समुच्चय दिया गया और आपको बताना है कि ये समुच्चय किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है या इसके बराबर है, ठीक। तो रियल नंबर है मतलब वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो पहला दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा। एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें प्लस माइनस 4 हो, 4 भी हो और -4 भी हो, ठीक है। यहाँ से हमको मिल गया। दूसरा वाला कंडीशन दिया है 2x इक्वल टू 6, 2 से काट दोगे 2 3 6 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें -4 भी हो, 4 भी हो और 3 भी हो। तो ना तो इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है। भाई एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें -4 भी हो, 4 भी हो और 3 भी हो। तो इन तीनों में नहीं है, आपका ऑप्शन एक करेक्ट होगा, यानी ये समुच्चय जो होगा वो 5 होगा, यानी रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सेट थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए और कुछ बेसिक जो फार्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे, आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो पैरामीटर है मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरह का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हो, यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तब कुल उपसमुच्चयों की संख्या, बताओ भाई। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि उपसमुच्चयों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं, तो आपको बताना है कि उसमें कुल कितने उपसमुच्चय होंगे, मतलब उस समुच्चय के कितने कुल उपसमुच्चय बन सकते हैं। ये सीधा मैंने फार्मूला आपको बताया था कि 2 पावर n होता है, 2 के पावर में जितने भी एलिमेंट हों उनको आप रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूले पर था, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप करेक्ट आंसर देंगे, अदरवाइज आप गलत आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्रमशः m तथा n है, ठीक है, m तथा n है। और पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे
समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तब यम तथा यन के मान हैं। ऑप्शन दिया है 7, 6, दूसरा ऑप्शन है 6, 3, तीसरा ऑप्शन है 5, 1 और चौथा ऑप्शन है 8, 7। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्रमशः यम तथा यन है। दो समुच्चय हैं, मान लीजिए कि एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। उनमें कितने एलिमेंट हैं, ए वाले समुच्चय में m एलिमेंट हैं और बी वाले समुच्चय में n एलिमेंट हैं। आगे कह रहा है कि और पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तब यम तथा यन के मान बताइए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा तुक्का लगा के आंसर दे सकता है। ठीक है, कोई क्या करेगा, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनको चेक करेगा, वहाँ से आंसर देगा, और कोई इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेगा। ठीक, तो मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसका बेसिक मेथड निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके ऑप्शन से क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। ठीक है ना, और इसके ऑप्शन से आंसर देना सिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ठीक, ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं, बाकी बेसिक मेथड से थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए क्या करना है, उप समुच्चयों की संख्या के लिए अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन कराया है, यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर n होगी। तो अगर एक समुच्चय में m अवयव हैं तो उसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर m होगी, सीधी सी बात है। अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर n होगी। आगे क्या बोला है कि पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, यानी पहला समुच्चय जो है उसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 2 पावर m हो गई। कह रहा कि ये जो है दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, मतलब ये जो है इससे क्या है, 56 अधिक है। तो अगर ये 56 ज़्यादा है तो इसमें आप 56 जोड़ दीजिए और बीच में बराबर लगा देंगे, तब दोनों तरफ के जो वैल्यू है वो इक्वल होंगे। अगर ये ज़्यादा है 56, ये 56 ज़्यादा है तो इधर आप 56 जोड़ के तब इसको आप बराबर दिखाएंगे। बच्चे जल्दबाजी में गलती करके इधर 56 जोड़ देते हैं। अरे नहीं भैया, अगर आपने इधर 56 जोड़ दिया तो एक तो पहले से ही 56 ज़्यादा था और 56 ज़्यादा हो गया। ठीक, तो बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए ये जितना ज़्यादा है उतना ही आप उधर जोड़ दीजिए, या फिर ये जितना ज़्यादा उतना आप इधर घटा दीजिए, दोनों काम कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, आप इसको 2 पावर m इसको इधर लाओगे, हो जाएगा 2 पावर n इक्वल टू कितना, 56। ठीक है, अब यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है और m और n के मान बताने हैं। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से अगर मैं 2 पावर n को कॉमन करूँ, 2 पावर n को कॉमन करूँ तो यहाँ तो 2 पावर m है लेकिन 2 पावर n नहीं है। तो 2 पावर n नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से पहले ऐसे करोगे, नीचे 2 पावर n करोगे। ठीक है, और फिर यहाँ -1 हो जाएगा। ये कैसे मैंने किया, ये मैंने कैसे किया भाई, जब आपने यहाँ से 2 पावर n कॉमन किया तो यहाँ से तो 2 पावर n कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ तो 2 पावर n था नहीं। तो अगर यहाँ 2 पावर n नहीं है तो आप क्या करोगे, आप पहले 2 पावर n से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो बैलेंस होगा। और यहाँ से इस 2 पावर n को बाहर कर लोगे तो नीचे वाला बच जाएगा। ठीक है ना, देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऊपर जाएगा, मैंने आपको बताया था कि बेस बराबर हो तो क्या होते हैं, पावर जुड़ जाते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 पावर m इंटू 2 पावर -n। अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा m -n और ये हो गया -1। ठीक, ये तो मैं इस तरफ की वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ। इधर तो आपका 56 ही है, 56 को आप लिख सकते हो 8 × 7, 8 × 7 = 56। यहाँ से फिर करोगे इसको, 8 को लिख सकते हो 2 पावर 3 इंटू कितना, 7। ठीक, इधर भी 2 फैक्टर बने हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। इधर भी 2 फैक्टर बने हैं, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ए। इस फैक्टर को आप इसके इक्वल मान सकते हो और इस वाले फैक्टर को इसके इक्वल मान सकते हो। जैसे आप कहोगे कि 2 पावर n इक्वल टू कितना, 2 पावर 3, तो यहाँ से जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, तो यहाँ से आपको n इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ठीक,
अब n इक्वल टू 3 मिल गया है तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। चारों ऑप्शन को मिला लीजिए, एक ही ऑप्शन में 3 दे रहा है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई आपको सही आंसर देना है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने n की वैल्यू 3 निकाल ली है। अब m की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं तो इस वाले फैक्टर को 7 के इक्वल कर दीजिए, तो 2 पावर m, n की वैल्यू आपने 3 निकाल ली है तो ये हो गया -3, -1 इक्वल टू कितना 7, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 2 पावर m -3 इक्वल टू 1 उधर गया तो 7 + 1 कितना हो गया 8 हो गया। और इस 8 को आप क्या लिखोगे 2 पावर 3 लिखोगे, क्या लिखोगे 2 पावर 3। भाई दोनों तरफ का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। m -3 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ लिखता हूँ m -3 इक्वल टू कितना 3, तो m इक्वल टू कितना, ये -3 उधर जाएगा कितना आएगा 6 आएगा, तो m इक्वल टू 6 मिलेगा, n इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक, ये था पूरा बेसिक मेथड। ठीक, इसमें आपको टाइम लग जाएगा। ठीक, इसमें आपको क्या होगा कम से कम 1-1.5 मिनट तो लगेगा ही, इससे कम। भाई हमको आंसर सिर्फ देना है। मान लो कि किसी बच्चे ने इतना ऐसे ही इसी मेथड से इतना कर लिया, यहाँ तक कर लिया, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है उसको। ऑप्शन देखना है, एक ही ऑप्शन में 3 है तो आपका आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में 3 होता तो, या भी मान लो 3 दे दिया, तब क्या करोगे, तब तो आपको आगे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इसने कहा है कि तथा तब m तथा n के मान बताइए, तो ये जो पहला वाला नंबर है m का मान होगा और ये क्या होगा n का मान होगा। आपने ये कंडीशन तो आपको बना ही लेना है, आपने ये कंडीशन बना लिया। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या रखो 7, तो जैसे आप m की वैल्यू 7 रखोगे और n की वैल्यू 6 रखोगे। ठीक है, सॉल्व करो, देखो क्या इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करो, देखो क्या 56 आता है। अगर ये 56 आ गया तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखो 2 पावर 7 है, 2 पावर 6 है, आप 2 पावर 6 को कॉमन कर लो, कॉमन हो जाएगा। 2 पावर 6 कॉमन हुआ तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी ये तो आ गया 2 पावर 6, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 की घात 6, इसका मान क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और आना कितना चाहिए 56, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा वाला चेक किया, अब की बार क्या करना है आपको, m की जगह पर आप 6 रख दो तो 2 पावर 6 हो गया, माइनस कितना 2 पावर 3 हो गया। 2 पावर 3 कॉमन है, कॉमन कर लो, तो 2 पावर 3 कॉमन करोगे तो यहाँ 2 पावर 3 बचेगा या -1 बचेगा। 2 पावर 3 का मतलब है 8 है ना, और 2 पावर 3 -1 8 -1 कितना आ गया 8, और 8 में से 1 निकल गया कितना 7, 8 7 56, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आप सी को भी यहाँ पर रख के देख सकते हो, डी को भी आप रख के देख सकते हो। तो ये 2 लाइन आपको करना होगा, ये 2 लाइन आपको निकालना होगा। इसके बाद ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। बच्चा नहीं समझ पाता है तो क्या करता है, तुक्का लगा के चला आता है। ठीक, जबकि तुक्का लगाने जैसा कोई इसमें चीज़ है ही नहीं। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि a बराबर एक समुच्चय है a, अगर a बराबर 1 2 3 है, तब उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या है। ऑप्शन है 8 7 6 एंड 5। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन देखते ही बच्चा मार देगा आंसर। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तो n बराबर 3 हो गया। फार्मूला आपको पता है 2 पावर n होता है। ठीक है, तो 2 पावर 3 हो गया, 2 पावर 3 का मतलब 8 हो गया, यानी आपका ऑप्शन A करेक्ट है। इसमें कुछ था ही नहीं, अभी तक हम लोगों ने उपसमुच्चय वाला 2 क्वेश्चन ऐसा किया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको एक सेट दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इसमें कुल कितने उपसमुच्चय हैं। ठीक, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल 2 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक समुच्चय x बराबर दिया है, x बराबर 8 पावर n माइनस 7n माइनस 1,
यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, और y बराबर दिया है एक समुच्चय है 49 n-1, कंडीशन वही है, n जो है वो नेचुरल नंबर है। तब आपसे कह रहा है आंसर दीजिए, है ना, बताइए तब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए है x इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ y, बी है y सबसेट x, सी है x इक्वल टू वाई, और डी है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 7वें प्रश्न में आपको एक समुच्चय x दिया है, एक समुच्चय y दिया है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि x और y में क्या संबंध होगा। क्या x y का उपसमुच्चय है, क्या y x का उपसमुच्चय है, क्या x और y दोनों बराबर हैं, क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक, ये आपको आंसर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जो n है, n का मतलब प्राकृतिक संख्या है। आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, कमेंट करके देंगे, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको क्या करना है, आप n का मान 1 रखते जाइए। 1 2 3 4 5 6, भाई प्राकृतिक संख्या है ना, तो n का मान 1 रखोगे। जैसे यहाँ पर 1 रखा तो 8 पावर 1 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 1, तो 8 माइनस 7 माइनस 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 माइनस 8 कितना आ गया भाई 0 आ गया, इसमें 0 आ गया। फिर ऐसे n की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ 2 रखोगे यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो 8 अट्ठाईस 64, 7 दूना 14 माइनस 1, तो 64 माइनस 14 और 1 15 हो गया। 14 में से 5 निकल गया 9, और 5 में से 1 निकल गया 4, कितना आ गया 49 आ गया। ऐसे आप 3-4 एलिमेंट निकाल लेंगे x का, ठीक है, 3-4 एलिमेंट x का निकाल लेंगे। ऐसे फिर y का आप क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 4 रख के 3-4 एलिमेंट निकाल लेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ठीक है ना, और अपना आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर आप देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि एक समुच्चय आपको दिया गया है a बराबर 1 2 3, एक समुच्चय आपको b बराबर दिया गया है 3 4, एक समुच्चय आपको c बराबर दिया गया है 4 5 6, तब आपसे किसका आंसर मांग रहा है, तब आपसे किसका आंसर पूछ रहा है। आपको बताना है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c का मान, ठीक है, आपको इसका मान बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, तीसरा ऑप्शन आपका है 3 4, एंड डी ऑप्शन आपका है 4 5 6, ठीक है। तो ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, और आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान बताना। तो बहुत ही सिंपल है, पहले आप बी इंटरसेक्शन सी का मान निकाल लो। बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो बी और सी में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसे हम लोग लिख लेंगे। इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो एक एलिमेंट तो आपको मिल गया 4। इसके बाद इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मामला ख़त्म है। बी इंटरसेक्शन सी का मान आ गया 4, ठीक है। अब ए के साथ यूनियन करना है, तो ए आपका ये है। अगर आप क्या करोगे, इसी में ए यूनियन कर देते हो, तो इसमें पहले से 4 मौजूद था और 1 2 3 इसमें है, सबको एक साथ कर लेना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ लिख लो, ठीक है, एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है। तो जब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान निकाला, तो हमारे लिए क्या मिला आंसर, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मैंने उचित और अनुचित उपसमुच्चय बताया था, तब कह रहा है कि बताइए ए यूनियन बी होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए, बी है ए इंटरसेक्शन बी, सी है बी,
और डी है बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा है कुछ ऐसा कि यदि ए इम्प्रॉपर सबसेट बी हो तब ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक, अब अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक से समझा है तो इसका आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मारोगे बी, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। इसके लिए फिर आप एग्जाम्पल खोजोगे कि एक सेट हमने ए ले लिया, एक सेट हमने बी ले लिया, उसके बाद क्या होगा कैसे होगा ये आप सोचने लगोगे। अगर ए बी का उप समुच्चय है, अगर ए बी का उप समुच्चय है और आप ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो भाई यूनियन का मतलब होता है कि सबको मिलाना है। तो सबको मिलाते टाइम आप क्या करोगे, जो बड़ा समुच्चय रहेगा वही तो आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर देखो ए में क्या है 1 2 3 है। ठीक, और अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं एक समुच्चय ले लूँ जिसमें केवल, जैसे यहाँ पर एक समुच्चय ए है। ठीक है, ए बराबर कितना है 1 2 3 है। ठीक, एक समुच्चय मैं ले लेता हूँ बी, इसमें एलिमेंट लेता हूँ 2 3। ठीक, अब इन दोनों का जब आप यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आएगा, दोनों को मिलाना है। बस एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है, तो 1 को लिख दिया, 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया। अब यहाँ भी 2 3 है तो दो बार नहीं लिखेंगे, ये आ गया। और आप ध्यान से देखो कि 1 2 3 क्या है, समुच्चय ए ही तो है। ये कब हुआ, ये तब हुआ जब बी वाला आपका ए का क्या है, उप समुच्चय है। बी समुच्चय जो हो क्या है, ए का उप समुच्चय है। अगर ऐसा है तो जब आप उसका यूनियन लेते हो तो बड़ा वाला समुच्चय ही आपको मिलता है। तो ऐसे ही देखो कि अगर ए बी का उप समुच्चय है, मतलब अगर ए बी का उप समुच्चय है तो ए वाला जो समुच्चय है वो बी से छोटा है, उसमें जो एलिमेंट हैं वो बी से लिए गए हैं। तो जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो आपको बड़ा वाला सेट मिलेगा, यानी बी मिलेगा। ठीक, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक से समझा है तो आप आंसर देखते ही मारोगे, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर आप गलत आंसर दे दोगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है, बी है, सी में ए डैश है, ए डैश का मतलब ए का पूरक समुच्चय, और डी है बी डैश। ठीक, तो इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और कह रहा है कि ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं, तो आपको बताना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। ठीक है, अगर आपने यूनियन और इंटरसेक्शन को ठीक से समझा है तो अगर ए और बी दो समुच्चय हैं और आपको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान बताना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, दो समुच्चय ले लो। क्या करो, बहुत ही आराम से आप दो समुच्चय ले लो। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है, एक समुच्चय आप ए ले लो, एक समुच्चय आप बी ले लो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों क्या हो, एक दूसरे के उप समुच्चय हो, ऐसा इसमें कुछ कंडीशन नहीं है। ठीक है, देखो ऐसे आप करो, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम्पल से फटाक से कर लेना चाहिए। एक समुच्चय आपके पास हो गया 1 2 3, और एक समुच्चय आप बी ले लो, इसमें आप एलिमेंट ले लो 2 4 5। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन होगा वो उसी को रखोगे। तो ए और बी में कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हो गया 2। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया। अब ए के साथ यूनियन करना है, इस समुच्चय के साथ आप यूनियन निकालोगे, तो इसके साथ यूनियन निकालोगे इसका, तो एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है, बाकी सबको लिख देना है। तो जब आप ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं और इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, बशर्ते आपको एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है। तो 2 को एक बार लिख दिया था तो इसको नहीं लिखेंगे। अब ये क्या है, ये आपका समुच्चय ए ही तो है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका आगे वाला होता है ए, यही आपका आंसर हो जाता है। जो सबसे पहले लिखा रहेगा समुच्चय, वही आपका क्या होगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट दो समुच्चय मान लो और फटाफट इसकी वैल्यू निकाल लो, आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। मैं आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर आप नोट करते हुए चल रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11वां प्रश्न आपका है कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब आपको मान बताना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। डैश का मतलब होता है पूरक समुच्चय, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए है समुच्चय ए, ऑप्शन बी है समुच्चय बी, ऑप्शन सी है फाई और ऑप्शन डी है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, तो देखो आप चाहो तो ए और बी दो समुच्चय मान के भी कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, सीधा समझना है। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ फार्मूले बताया था, मैंने आपको उसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है इसको हम लिखते हैं ए डैश यूनियन क्या बी डैश। क्या लिखते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, यही तो लिखते हैं। जब ए इंटरसेक्शन बी होता है उसका डैश जो होता है उसको क्या लिखते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो बीच में इंटरसेक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो गया, फिर इंटरसेक्शन लगेगा और आएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी यहाँ पर क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा, फिर यूनियन होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, समुच्चय ए और उसके पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। ए और ए डैश का मैंने आपको बताया है, पिछली क्लास में मैंने आपको फार्मूला बताया है कि ए और ए डैश का जो क्या होगा इंटरसेक्शन होगा वो रिक्त समुच्चय मिलता है, यानी फाई मिलता है। तो इसकी वैल्यू फाई हो गई यूनियन, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय। किसी समुच्चय में आप रिक्त को मिलाओगे तो उस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो फाइनली आंसर आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझा देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है इसको हम लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरसेक्शन को, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश हो गया, फिर यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू फाई हो जाएगी, ये यूनियन हो गया और इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब आप मिलाओगे इस समुच्चय में फाई को मिलाओगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो आप ए और बी दो समुच्चय मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। कुछ भी समझ में ना आया तो आप दो समुच्चय तो मान ही सकते हैं, वहाँ से आप करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, और यहाँ से आप इस तरह से अगर करोगे तो आप कम से कम समय में कर पाओगे। तो पिछला क्लास आपको देखना चाहिए, मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसे फार्मूले मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग डी मॉर्गन्स रूल का यानी डी मॉर्गन नियम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि एन ए इक्वल टू क्या है भाई, ए एन, और यहाँ पर है एन बिलोंग्स टू एन, तब कह रहा है कि एन 3 इंटरसेक्शन एन 4 होगा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एन 7, ऑप्शन बी है एन 12,
ऑप्शन सी है n3 एंड ऑप्शन डी है n4, ठीक है ना। तो एक समुच्चय है n a बराबर a n, ठीक। n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, ठीक है। n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो n का मतलब 1 2 3 4 n की जगह पर हम रख सकते हैं। आपको बताना है n3 और n4 का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो पहले आप सिंपली क्या करो, n3 निकाल लो। n3 निकालने का मतलब है a की जगह पर आप 3 रख रहे हो, तो n3 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3n आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसको आप क्या करो, n की वैल्यू रखते जाओ। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 एकम 3, 2 रखोगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, डैश डैश ऐसे जाएगा। ये आ गया n3। n4 निकालो। n4 का मतलब है आपने a की जगह पर 4 रख दिया है। भाई यहाँ 4 रख रहा हूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये हो गया 4n। क्या होगा, n का मान 1 रखोगे तो 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 ऐसे जाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो n3 इंटरसेक्शन क्या, n4। जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेना है। देखो भाई, इसमें 3 है, इसमें है ही नहीं, इसमें 6 इसमें है ही नहीं, इसमें 9 इसमें है नहीं, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर कॉमन हुआ, ये 12 हो गया, ठीक। ऐसे आप आगे जाओगे। इसमें ये जो बेसिकली ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये 3 का आप पहाड़ा पढ़ रहे हो, 3 का टेबल पढ़ रहे हो, और यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ रहे हो, 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हो। तो 3 में आपने पढ़ा तो पहला 12 इसमें मिला, इसमें भी 12 मिल गया। फिर 3 पचे 15, 3 छक 18, है ना, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 मठे 24। इसमें आगे जाके एक 24 मिलने वाला है, और इसमें भी 24 आपको मिलेगा, है ना। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। अगला एलिमेंट 24 हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हुए जाओगे तो दोनों में 36 कॉमन मिलेगा। फिर आगे पढ़ते जाओगे 48 कॉमन मिलेगा, ऐसे ऐसे, है ना। बेसिकली ये किसका पहाड़ा चल रहा है, ये 12 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक। इसमें आप 3 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, इसमें आप 4 का पहाड़ा पढ़ रहे थे। आप देख रहे थे कि दोनों में कौन एलिमेंट कॉमन है। तो पहले 12 मिला, फिर 24 मिला, फिर 36 मिला, फिर 48 मिला, है ना। ऐसे आपको मिलते जाएगा। तो n3 इंटरसेक्शन n4 में किसका पहाड़ा मिलेगा आपको, 12 का पहाड़ा मिलेगा। यानी ये जो लिखा गया है, ये बेसिकली क्या लिखा गया है, 12n लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 12n लिखा गया है। जैसे आप इस 3 वाले, जो 3 का पहाड़ा आपका बन रहा था, इसको आप 3n लिख रहे थे। जो 4 का पहाड़ा बन रहा था उसको 4n लिख रहे थे। तो 12 का जो पहाड़ा बन रहा है उसको आप 12n लिखोगे। और 12n बेसिकली होगा क्या, n12 ही तो होगा भाई। अगर 3n n3 है, 4n अगर n4 है, तो 12n आपका क्या है, n12 है। यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। ये तो मैंने आपको बेसिक तरीके से करना सिखा दिया। इसका ट्रिक भी होता है। ट्रिक कुछ नहीं है, n3 इंटरसेक्शन n4 निकालना है। कुछ मत करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, आंसर। कुछ करना नहीं है। लेकिन जब आपको याद रहेगा तब आप कर पाओगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आप कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि a बराबर एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू कितना, 1/x, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी कि x 0 नहीं हो सकता, और x जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। देखिए y इक्वल टू क्या है, 1/x है। जहाँ x 0 नहीं हो सकता, अगर 0 रख दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। और x जो है वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो आप। और एक समुच्चय आपके पास है b क्या है, b आपको दिया गया है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू कितना, -x, ठीक है। और यहाँ भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x क्या है, वास्तविक संख्या है। तब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा। a इंटरसेक्शन b बराबर a, ये पहला ऑप्शन है। b ऑप्शन है आपका a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b। c ऑप्शन है आपका a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। एंड डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो भाई, एक है y बराबर 1/x और एक है y बराबर -x, ठीक।
y बराबर 1/x और ये क्या है, y बराबर -x। x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 -1 2 3 4। आप एक काम करो, कुछ मत करो, इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। y इक्वल टू कितना है, 1/x है, और एक क्या है, y इक्वल टू -x है। आप एक काम करो, क्या आप y की जगह पर -x रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो, यहाँ पर रख लो। -x हो गया, ये कितना आ गया, 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -x² इक्वल टू 1। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आएगा x² इक्वल टू कितना, -1। इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो। शुरू में मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, है ना, एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, वो क्वेश्चन नंबर शायद 2 था, है ना, 2 में मैंने कराया था, किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है हमको मिली है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, दोनों समुच्चयों को मैंने सॉल्व किया, ये दोनों समुच्चय जो दिए गए हैं इनको मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ से मुझे एक कंडीशन मिली, वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है तो ए और बी में जो रिलेशन बनेगा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब कि जो सेट हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और आपको वहाँ पर मैंने बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो आपका समुच्चय जो है रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वहाँ पर आपको ए नहीं मिलेगा, ये तो ऑप्शन गलत है पूरी तरह से, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो आपको ये तो मिल ही नहीं सकता। दूसरा, बी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ जब कॉमन कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन बनी है वो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है। सी वाले ऑप्शन की बात करें तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, दोनों को मिला के सॉल्व कर लो, आपका अपने आप रिजल्ट सामने आ जाएगा। चलो भाई, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, यानी 14वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आपको एक समुच्चय दिया गया है ए, और ए बराबर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू क्या है, ई पावर एक्स। यहाँ पर एक्स जो है वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। बी बराबर, और बी बराबर क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू कितना, एक्स है, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, ठीक है। ये दिया गया है, तब आपसे कह रहा है बताइए, पहला ऑप्शन है B इम्प्रॉपर सबसेट A, दूसरा ऑप्शन है A इम्प्रॉपर सबसेट B, तीसरा ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। चलो भाई, अब देखिए एक सेट है y इक्वल टू ई पावर एक्स है, दूसरा है y इक्वल टू एक्स। अगर आप इन दोनों को मिला के सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आइडिया है, तो y इक्वल टू ई पावर एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से ऐसे बनता है, और y इक्वल टू एक्स जो होता है वो इस तरह से होता है। आप देखें तो ये दोनों कहीं भी एक दूसरे से जाकर नहीं मिलेंगे, ये दोनों लाइन, यहाँ पर ये जो वक्र मिल रहा है, ये जो लाइन मिल रही है, ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, कहीं भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। तो अगर ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती है, मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, 5 है। अगर आपको ग्राफ का थोड़ा सा भी आइडिया है, ई पावर एक्स क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, एक्स रियल नंबर है, आप x की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओगे, -1 -2 -3 रखोगे, इसमें एलिमेंट निकालोगे, वैसे x की वैल्यू 1 2 3 लिखोगे, एलिमेंट निकालोगे, फिर देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। मतलब क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो आप चाहो तो ऐसा कर लो, ठीक है।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैंने एक सेट मैंने बनाया, 2-3 सेट मैं आपको कराऊंगा सेट थ्योरी में। जितने भी क्वेश्चन आए हैं मतलब लगभग 40-45 क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट कराऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे, साथ ही साथ जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, यानी जिनकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 40-45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि x इक्वल टू कितना है 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1, n क्या है, नेचुरल नंबर है, तथा y क्या है भाई, y इक्वल टू है 9n माइनस 1, और यहाँ भी n क्या है, नेचुरल नंबर है। तब आपको x यूनियन y का मान बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका है A x, B जो आपका है वो y है, C जो कह रहा है वो कह रहा है कि x n है ना, C जो है वो n है, और D जो है आपका वो नन ऑफ डीज है। ठीक है ना, तो एक समुच्चय आपको x दिया गया है, एक समुच्चय आपको y दिया गया है। इसमें जो n है वो n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 आप उसकी जगह पर रख सकते हैं। तो आप 1 2 3 4 रख के निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे, उसके बाद दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन लेने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक है ना, 15 प्रश्न मैंने आपको बताया। ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया है, इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के है ना क्वेश्चंस कराया है मैंने आपको। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन का आप एक लिस्ट बनाइए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए आज की क्लास को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें, उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही क्लासेस, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।